आज द हिंदू में कोई खास महत्वपूर्ण लेख न होने के कारण हमने सोचा कि इंडियन एक्सप्रेस के कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों पर बात की जाए। और देखिए, मौका भी बड़ा खास है, आज गणतंत्र दिवस है। तो इसी मौके पर हमारे पास 4 ऐसे स्रोत हैं जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की, कह सकते हैं, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। हम बात करेंगे कि गणतंत्र का असल मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि भविष्य में भारत को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से आएगी और उसमें परमाणु शक्ति की क्या भूमिका है। और ये यात्रा और भी रोचक हो जाती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे भारत के ओलंपिक जैसे बड़े सपनों के आड़े हमारे शहरों का धुआं आ रहा है। और आखिर में हम समझेंगे कि दुनिया के बाजार में भारत अब कैसे एक नई चाल चल रहा है, जहां व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया बन गया है। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस से। आज 76वीं वर्षगांठ है। हम हर साल टीवी पर कर्तव्य पथ की शानदार परेड देखते हैं, झांकियां निकलती हैं। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के पीछे इस गणतंत्र की असल आत्मा क्या है? एक स्रोत में जवाहरलाल नेहरू का एक कथन याद दिलाया गया है कि एक स्वतंत्र भारत एक गणतंत्र के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत गहरी बात है और लेख हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सरकारी जश्न बनकर रह गया है। स्रोत इसे एक जीवंत सामूहिक परियोजना कहता है, जिसे जनता की भागीदारी से लगातार नया जीवन मिलता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि 1950 में जो जश्न इरविन एम्फीथिएटर में शुरू हुआ, वो 1955 में राजपथ यानी आज के कर्तव्य पथ पर आया और 1952 से इसमें सांस्कृतिक झांकियां भी जुड़ गईं, जो हमारी अनेकता में एकता दिखाती थीं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन सब में मुख्य किरदार राज्य या सरकार ही नजर आती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कुछ नेताओं का काम नहीं था। मुझे हमेशा ये लगता था कि संविधान सभा में बैठे कुछ महान लोगों ने ही सब कुछ तय किया। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता, मतलब आम लोग सिर्फ दर्शक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और यही इस स्रोत की सबसे चौंकाने वाली बात है। जो नई रिसर्च है वो बताती है कि जब 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा में बहस चल रही थी, हाँ, तो उनके पास हजारों की संख्या में आम लोगों के पत्र, टेलीग्राम और याचिकाएं पहुंची। हजारों में? हाँ, और ये किसी एक समूह से नहीं थे। इनमें राजनीतिक संगठन थे, धार्मिक समूह थे, व्यापारी, शिक्षक, वकील और यहाँ तक कि आम नागरिक भी थे जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिख रहे थे। कमाल है। वे क्या मांग कर रहे थे इन चिट्ठियों में? उनकी मांगें बहुत कह सकते हैं कि विविध थीं। कुछ लोग संविधान बनाने वाली समितियों में अपनी जाति अथवा समुदाय का प्रतिनिधित्व चाहते थे। कुछ अपने समुदायों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो कई लोग मसौदा समिति द्वारा पेश किए गए दस्तावेज में कॉन्क्रीट बदलाव के सुझाव दे रहे थे। मतलब उस जमाने में लोग संविधान के एक-एक क्लॉज पर अपनी राय दे रहे थे। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि जनता इस प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से ले रही थी। वे सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे इस कहानी के सहलेखक थे। ये तो सच में एक जीवंत सामूहिक परियोजना थी। गांधी, अंबेडकर और टैगोर जैसे नेताओं की जो जनता की कल्पना थी, वो शायद यही थी। सही कहा। उन्होंने जनता को सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि एक ऐसे समूह के रूप में देखा था जो दोस्ती, कानून के सम्मान और एक नैतिक संस्कृति के आधार पर एक साथ रहता है। इसलिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख का उत्सव नहीं है, बल्कि यह खुद से पूछने का एक मौका है कि संविधान निर्माण में जो सार्वजनिक भागीदारी की भावना थी, क्या वो आज भी जिंदा है? तो गणतंत्र की नींव तो जनता की भागीदारी से रखी गई, लेकिन 75 साल बाद इस गणतंत्र की विशाल मशीनरी को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी ऊर्जा, उसका भविष्य कैसा है? हमारा अगला स्रोत इसी बड़े सवाल पर रोशनी डालता है। इसमें नई राष्ट्रीय बिजली नीति के मसौदे का जिक्र है, जिसमें 2047 तक परमाणु क्षमता में 10 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 10 गुना, ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। अचानक इतनी बड़ी छलांग लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इसकी 2 बड़ी और मजबूत वजह हैं। पहली, हमारी जलवायु प्रतिबद्धताएं। भारत ने वादा किया है कि 2030 तक वो अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। दूसरा, हमारी विकास की जरूरतें। सोचिए, एआई, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के लिए 24 घंटे बिना रुके बिजली चाहिए। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर फिजन इन दोनों जरूरतों को पूरा करता है।
यह लगभग 0 कार्बन उत्सर्जन करता है और सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं होता। सही बात है। दिन हो या रात, हवा चले या ना चले, ये लगातार बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है, लक्ष्य तो समझ में आया, लेकिन इसे हासिल कैसे करेंगे? लेख में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMR जैसी किसी नई तकनीक का जिक्र है। ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि हम एक बहुत बड़े सेंट्रल पावर प्लांट की जगह छोटे-छोटे फैक्ट्री में बने पावर बॉक्स की बात कर रहे हैं। पावर बॉक्स? हाँ, पारंपरिक परमाणु रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बनाने में सालों लगते हैं और बहुत बड़ी जमीन चाहिए। SMRs छोटे होते हैं, उन्हें फैक्ट्री में बनाकर ट्रक पर लादकर सीधे उस फैक्ट्री या शहर के पास लगाया जा सकता है जहां बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इससे बिजली बनाने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। ये ज्यादा सुरक्षित भी माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर ये इतना ही आसान और फायदेमंद है तो हम अब तक ये क्यों नहीं कर पाए? जरूर इसमें कोई बड़ा पेंच होगा। 100 गीगावाट का लक्ष्य पाना कोई मजाक तो है नहीं। क्या हमारे पास इतना परमाणु ईंधन है भी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। बात यह है कि भारत के पास घरेलू यूरेनियम के भंडार बहुत सीमित हैं और जो हैं भी उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। तो हम आयात करते हैं? हाँ, फिलहाल हम अपनी ज़रूरत के लिए रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम आयात करते हैं। और आज के बदलते भू-राजनीतिक माहौल में किसी दूसरे देश पर इतनी ज़्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम हमेशा आयात पर ही निर्भर रहेंगे? समाधान शायद हमारी अपनी जमीन के नीचे छिपा है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। थोरियम? हाँ, लेख इसी ओर इशारा करता है कि नीति निर्माताओं को अब थोरियम को निकालने और उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया ने थोरियम पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमाणु ऊर्जा का विकास शुरू में सैन्य जरूरतों मतलब परमाणु बम बनाने से जुड़ा था, जिसके लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम बेहतर है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है, लेकिन अगर हम इसे पार कर लेते हैं तो ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और एक तरफ हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विकास की यही दौड़ एक और राष्ट्रीय सपने के आड़े आ रही है, ओलंपिक की मेजबानी। हमारा अगला लेख बताता है कि कैसे हमारे शहरों का धुआं हमारे खिलाड़ियों के सपनों पर धुंध डाल रहा है। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेल और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहा है। और ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, यह हकीकत बन चुका है। लेख ही एक बिल्कुल ताजा उदाहरण देता है। क्या? पिछले हफ्ते नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था। एक टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ी ने सिर्फ इसलिए अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में था। ओह! सोचिए, एक वैश्विक मंच पर हमारी कैसी छवि बनती है जब दुनिया का एक बेहतरीन एथलीट कहता है कि मैं आपके शहर की हवा में सांस नहीं ले सकता। सोचकर भी बुरा लगता है, हम दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाते हैं और वो यहाँ की हवा में सांस तक नहीं ले पाते। ये तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात है। हमारे अपने एथलीटों का क्या, जो साल भर यहीं रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं? उन पर इसका असर कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जहरीली हवा और अत्यधिक गर्मी उनके ट्रेनिंग शेड्यूल को बिगाड़ देती है, उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और लंबे समय में उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। इससे सीधे सीधे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। सही बात है। लेकिन इसका असर खेल के मैदान से कहीं आगे तक जाता है। ये उन बच्चों को भी प्रभावित करता है जो पार्कों में खेलना चाहते हैं। खराब हवा के कारण उनका बाहर खेलने का समय कम हो जाता है, जिससे उनका शारीरिक विकास रुकता है। लेख में अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का एक बयान भी है जो कहता है कि प्रदूषण भारत के आर्थिक विकास के लिए टैरिफ से भी बड़ा खतरा है। ये तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आर्थिक संकट दोनों हैं। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि रास्ता क्या है? लेख हमें बीजिंग का उदाहरण देता है, जिसने 2008 ओलंपिक की मेजबानी से पहले हवा साफ करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए थे। 2000 से 2008 के बीच उन्होंने कई फैक्ट्रियों को या तो बंद कर दिया या शहर से बहुत दूर भेज दिया और वो गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी सख्त नियम लागू किए। लेकिन क्या ये समाधान टिकाऊ थे?
या सिर्फ ओलंपिक के लिए एक अस्थायी लीपापोती थी? क्या भारत ऐसा कर सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत को अपने समाधान खुद खोजने होंगे। शायद इवेंट्स का समय सर्दियों से हटाकर किसी और मौसम में रखना पड़े, या फिर ट्रेनिंग कैंप को मौसम के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाना पड़े जहां हवा साफ हो। और सबसे जरूरी, हमें इंडोर क्लाइमेट कंट्रोल खेल सुविधाओं में भारी निवेश करना होगा। आखिर में ये सवाल सिर्फ कुछ मेडल जीतने का नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की सेहत का सवाल है। तो हमने अपने गणतंत्र की नींव की बात की, उसे चलाने के लिए ऊर्जा की चुनौतियों को समझा और देखा कि कैसे विकास का एक साइड इफेक्ट हमारे दूसरे सपनों पर भारी पड़ रहा है। अब अपने अंतिम विषय पर आते हैं, जो भारत की दुनिया में बदलती भूमिका से जुड़ा है। एक लेख बताता है कि भारत की व्यापार नीति अब सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं रही, ये स्टेट क्राफ्ट यानी अपनी बात मनवाने की कला का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब बड़े बड़े व्यापारिक गुटों में शामिल होने की जल्दबाजी नहीं कर रहा है। इसके बजाय वो छोटे छोटे एक एक करके ऐसे व्यापार समझौते कर रहा है जो उसकी अपनी शर्तों पर आधारित हों। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखने को मिला, जब भारत ने RCEP नाम के एक बहुत बड़े व्यापारिक समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। सिप? हाँ, ये नाम हमने बहुत सुना था। उस वक्त तो कई लोगों ने कहा था कि भारत ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, बस छूट गई। लेकिन ये लेख कह रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। आसान शब्दों में ये RCEP था क्या और भारत इससे क्यों बाहर हो गया? RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ये 15 देशों का एक मुक्त व्यापार समझौता था, जिसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल थे। भारत को डर ये था कि अगर वो इसमें शामिल होता तो चीन से आने वाले सस्ते सामान की बाढ़ आ जाती, जिससे हमारे छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होता। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पहले से ही बहुत ज्यादा है, ये और बढ़ जाता। इसलिए एक बड़े समझौते की सारी शर्तें मानने के बजाय भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। तो नई रणनीति क्या है? अगर हम बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, तो क्या हम अलग थलग पड़ रहे हैं? नहीं, अलग थलग पड़ने के बजाय भारत छोटे छोटे ट्रेड कॉरिडोर का एक नेटवर्क बना रहा है। इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी सामने आए हैं, जैसे EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक समझौता हुआ है। EFTA? हाँ, जिसमें उन्होंने भारत में अगले 15 सालों में $100 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें हमारे कपड़ा और ज्वेलरी जैसे उद्योगों के लिए उनका बाजार खुल गया, लेकिन हमने अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्र को बचाए रखा। अच्छा। हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ भी समझौता हुआ है। तो इन नए समझौतों का फोकस क्या है? क्या ये सिर्फ सामान पर टैक्स कम करने के बारे में? नहीं, अब बात सिर्फ टैरिफ कम करने से आगे बढ़ गई है। अब ध्यान सीमा के पीछे की बाधाओं को हटाने पर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर के लिए दूसरे देशों में जाकर काम करना आसान बनाना, हमारे निवेश को दूसरे देशों में सुरक्षा देना, और कह सकते हैं कि व्यापार के नियमों को स्थिर और पारदर्शी बनाना। लेकिन इस रणनीति में एक चुनौती भी तो होगी। इतने सारे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समझौते, क्या इससे हमारे छोटे निर्यातकों के लिए चीजें और मुश्किल नहीं हो जाएंगी? उन्हें हर देश के लिए अलग नियम कानून समझने होंगे। यह इस रणनीति का एक संभावित नकारात्मक पहलू है, और स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है। कई समझौतों का मतलब है कई तरह के नियम, जिससे अनुपालन लागत बढ़ सकती है। और इस पूरी नई संरचना की एक और बड़ी पहचान है चीन को इससे बाहर रखना। ये एक सचेत प्रयास है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो जाए। ये एक तरह का डी-रिस्किंग है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत बड़ी और दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा गणतंत्र सिर्फ एक परेड या सरकारी कार्यक्रम नहीं है। इसकी नींव में हजारों आम लोगों की आवाजें और भागीदारी है। बिल्कुल। दूसरी, भारत का ऊर्जा भविष्य आत्मनिर्भरता की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका रास्ता थोरियम जैसे स्वदेशी संसाधनों पर बड़े पैमाने पर रिसर्च करने से होकर गुजरेगा, जो एक बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात जो मुझे बहुत चुभी, वो ये कि अगर भारत को ओलंपिक जैसे बड़े वैश्विक सपने पूरे करने हैं, तो उसे वायु प्रदूषण जैसी गंभीर घरेलू समस्याओं का आमने सामने करना ही होगा। अब इसे टाला नहीं जा सकता। और अंत में, भारत की व्यापार नीति अब रक्षात्मक नहीं रही, यह ज्यादा आक्रामक और रणनीतिक हो गई है, जिसका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा करना और अपनी शर्तों पर दुनिया